इस मानवा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी ब्लैक मैजिक कर रहा होता है और बोलता है, हे महान आदमी, प्लीज मेरे बुलावा को सुने और मुझे बहुत सारा फेम और पैसा दे और उसके साथ साथ बहुत पावर भी। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं अपने मदर का इलनेस को दूर करना चाहता हूँ और मैं अपना सारा डेब्ट भी चुकाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझ पे ध्यान दे और मेरी जिंदगी को बेहतर कर दे। और हम देखते हैं उस आदमी के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है और वो सभी नोटिफिकेशन या फिर लोन की होती है, नहीं तो डेब्ट की। फिर वो बंदा बोलता है, हे ग्रेट बिंग, प्लीज मुझ पे मर्सी करे और मेरा ध्यान रखे। इसके बदले में मैं आपको अपना सोल और बॉडी देता हूँ और मैं जिंदगी भर के लिए आपका सर्वेंट बन के रहूंगा। प्लीज मुझे आपका अपना स्टार बना लीजिए। तभी हम देखते हैं कि आसमान से पर्पल कलर की लाइटनिंग होती है और हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पे बेहोश हो चुका होता है। और मैं बता दूं कि ये इस कहानी का एमसी भी है। तभी एमसी की आंख खुलती है और वो बोलता है कि मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। मैं तो ऑफिस में प्रोजेक्ट का काम कर रहा था, मैं कहाँ पे आ गया। मेरा तो आधा काम भी छूटा हुआ है, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। और हम देखते हैं ये कहकर एमसी बगल के पानी में अपना चेहरा देख रहा होता है और अपना चेहरा देखकर एमसी चिल्ला पड़ता है और बोलता है, ये मैं हूँ लेकिन ये मेरा चेहरा नहीं है। तभी एमसी आसमान की तरफ देखता है और उसे वहां पे एक लाइटनिंग विक्ट्री दिखती है और फिर एमसी बोलता है, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। फिर हमें एक अननोन आवाज आती है, वो बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यंग मैन। और हमें एक बुक को दिखाया जाता है और वो बोलता है, तुमने मुझे सक्सेसफुली समन कर लिया और रिवार्ड के तौर पे मैं तुम्हारे 3 विशेष को पूरा करूंगा। मुझे तुम्हारी कोई भी 3 विशेष बताओ। तभी अंशी बोलता है, एक बोलता हुआ बुक, लेकिन ये इस अर्थ पे एग्जिस्ट तो नहीं करता। ये मत कहना कि मैं इस बुक की वजह से दूसरे के बॉडी में आ चुका हूँ, तो इसका मतलब है कि इसके पास कोई पावर है। लेकिन मुझ जैसे प्रोटैगनिस्ट के तौर पे 3 विशेष तो बहुत ही छोटी होगी। फिर एमसी बोलता है, तो मेरी पहली विश ये है कि प्लीज मेरा विश 10 कर दो। तभी वो बुक हंसता है और बोलता है, इंटरेस्टिंग। और हम देखते हैं कि वो बुक अपने चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग करने लगता है और वो बोलता है, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़े इविल गॉड को और वो बोलता है, तुम एक नए सोल हो। और एमसी बोलता है, सोल कंट्रैक्ट कहने का मतलब क्या है और सबसे पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। फिर इविल गॉड बोलता है, मॉर्टल, तुम वर्दी नहीं हो जानने की कि मैं कौन हूँ। तुम बस इतना जानो कि इस बॉडी का ऑनर जो है उसने अपने सोल और बॉडी को सेक्रीफाइस किया है एक विश के लिए, इसलिए मैंने उसका सोल ले लिया। लेकिन मेरी बॉडी लेने से पहले तुमने उस बॉडी को ऑक्युपाई कर लिया, तो बताओ ये बॉडी किसकी हुई, तुम्हारी या मेरी। तभी एमसी डरते हुए लेकिन चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट द हेल। इसका मतलब है कि ऐसे मैं इस बॉडी में आया, मतलब ये कोई इसका विश नहीं है, मैं बस बाय वन गेट वन हूँ, एक बिना बात का सैक्रिफाइस। तभी एमसी भागते हुए बोलता है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर इविल गॉड बोलता है, ओ राइट, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल गया कि एक बार किसी भी चीज की कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए वो टूट नहीं सकती। और हम देखते हैं ये कहकर इविल गॉड एमसी के पूरे शरीर में आग लगा देता है और एमसी को जला देता है। फिर इविल गॉड बोलता है, जस्ट अ वीक लिटिल सोल, बहुत ही बोरिंग, तुम्हें तो कब का मर जाना चाहिए। तभी एमसी बोलता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली हुई, देन अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं मार सकते। फिर इविल गॉड बोलता है, तुम मुझे रूल के बारे में समझा रहे हो। फिर एमसी बोलता है, आई नो कि तुम पावरफुल हो और तुम मुझसे इजीली मेरा शरीर ले सकते हो। इसका मतलब है कि तुम मुझे बस टेस्ट कर रहे हो कि मैं इस बॉडी के लिए सुटेबल हूँ कि नहीं। तो बताओ, क्या मैं क्वालिफाई कर गया तुम्हारे साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और ये बात सुनकर इविल गॉड हंसने लगता है और बोलता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझसे नेगोशिएट कर रहा है। तुमने मेरा इंटरेस्ट अपने ऊपर ले लिया है। और वो एमसी के आगे एक कॉन्ट्रैक्ट लाते हुए बोलता है, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना चाहोगे। और आगे बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर तुम मुझे एक विश ग्रांट करोगे
तो मैं तुम्हें एक नया लाइफ दूंगा और मेरी विश ये है तुम मुझे 999 विशेष पूरा करोगे और तुम्हें बता दो कि तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है। और ये सुनकर एमसी का रिएक्शन बहुत ही अजीब हो जाता है और बोलता है तुम तो मेरा ही विश मुझ पे कॉपी कर रहे हो, सो सेमलेस। फिर इविल गॉड बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, उसके बाद तुम अपना कॉन्शियसनेस खो दोगे और तुम यहीं पे मर जाओगे। तो तुमने अपना मन बना लिया। फिर एमसी उठते हुए बोलता है और कहने के लिए भी क्या है। फिर इविल गॉड बोलता है तो अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ और हमें उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एमसी को जो बोलता है तो ये मेरा घर है, होपफुली मुझे इस कंडीशन में किसी ने नहीं देखा। उस बास्टर्ड बॉस ने मुझे यहाँ लाके फेंक दिया। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। इविल गॉड बोलता है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तब तक तुम्हें जो करना है वो करो। फिर एमसी पूछता है तुम मुझे कोई विश तो बता के जाओ। फिर एमसी बोलता है वॉट, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे बस अपने बॉस का कहा मानना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि एमसी उस रूम का दरवाजा खोलता है और वो उस रूम के अंदर चला जाता है। तभी एमसी बोलता है कि कोई भी घर में नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसकी फैमिली सिचुएशन जो है वो मेरी सोच से भी ज्यादा वर्स है। तभी एमसी को एक पेपर दिखता है और वो बोलता है व्हाट द हेल, ये तो एक ब्लड लोन कॉन्ट्रैक्ट है, इस फैमिली के साथ चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी एमसी को बोलता है हे यू ब्रैट और एमसी पर एक स्टील पाइप से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एमसी पीछे की तरफ जाता है और वो आदमी बोलता है तुम कहाँ चले गए थे और तुम मेरा कॉल्स को इग्नोर क्यों कर रहे थे। तभी दूसरा आदमी बोलता है हे इसे इतना मत मारो कि ये मर जाए। फिर तीसरा बंदा सिगरेट पीते हुए बोलता है इट्स फाइन, ये बंदा नाखून की तरह टफ है। फिर एमसी बोलता है तुम लोग हो कौन। तभी वो बंदा एमसी पर फिर से अटैक करता है और बोलता है तुम फिर से भूल गए, हमने तुम्हें लोन दिया था पिछले सप्ताह, क्या तुम अभी नशा करके आए हो। और हमने उस ओल्ड वुमेन को भी नहीं देखा, वो हमें ब्लड सेल करके तुम्हारा डेब्ट चुकाती थी। फिर वो बंदा बोलता है इट्स हिलेरियस, तुम्हारी माँ जो है वो मूर्ख है, वो अपना जान दांव पे लगाती है और वो भी किसके लिए, एक ट्रैश के लिए। तुमने कभी सोचा है कि एक ट्रैश हमेशा एक ट्रैश ही रहता है। फिर हमें इस बॉडी के ओनर का पास्ट का सीन दिखाया जाता है और वो अपनी मॉम को बोलता है मॉम मैं अब और सफर नहीं करना चाहता, मैंने पिछली रात एक भयानक सपना देखा था कि तुम हमारे लिए हमेशा हार्ड वर्क करती हो और तब तक करती हो जब तक तुम मर न जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के साथ कुछ ऐसा हो। तभी उसकी माँ एमसी को बोलती है जियाओ चैन इट्स ओके, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुम्हें अपने आप पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि एमसी के अंदर एक पावर आ जाती है और जो बंदा मार रहा होता है एमसी उस बंदे के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा पीछे की तरफ चला जाता है और वो बाल्ड गाय बोलता है अगर तुम इस बच्चे को ऐसे ही मारते रहोगे तो ये मर जाएगा, तो इसे छोड़ दो। तभी वो बंदा देखता है कि उसका साथी इस बार पिटा है और हम देखते हैं कि एक पंच से उस बंदे का हालत खराब हो जाता है और ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों बोलते हैं कि ये औरत देख के तो लग रहा है इसने स्टार लेवल को भी पार कर लिया। तभी हम देखते हैं कि एमसी गुस्से में बोलता है हे यू ब्रैट शट अप, तुम दोनों बहुत ही एनोइंग हो। तभी गंजे बाल वाला आदमी बोलता है ये ब्रैड ये तो बस ई क्लास स्टेज 2 का बंदा है, तो इसके अंदर इतना एरोगेंट क्यों है। फिर दूसरा बंदा बोलता है जुंगे चलो हम इसे एक लेसन देते हैं। फिर वो दोनों एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसमें से एक बंदा बोलता है आज हम इसे इतना मारेंगे कि ये चल न सके, और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ। फिर एमसी मन सोच रहा होता है ई क्लास स्टेज 2 ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये मेरे पावर के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे शरीर के अंदर है। इन सभी को देख के लग रहा है कि इनका लेवल मुझसे ज्यादा होगा। तभी हम देखते हैं कि दूसरा बंदा एमसी पर अटैक करता है और एमसी मुझे सोचता है कि लेकिन मैं इसके अटैक को क्लियरली देख सकता हूँ। और जैसे ही वो बंदा एमसी पर अटैक करता है एमसी उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो बंदा बोलता है कि वो कहाँ गया। तभी उस बंदे के पीछे से एमसी आ जाता है, उस बंदे के फेस पर एक जोरदार किक मारता है और ये देखकर तीसरा बंदा
शौक हो जाता है। फिर बोलता है कि डैम इट, ये बंदा तो सिर्फ स्टेज 2 ई क्लास का है, तो ये इतना फास्ट और स्ट्रांग कैसे है? लेकिन मैं अब इसके ब्लाइंड स्पॉट पे आ गया, तो ये मुझसे बच नहीं पाएगा। इस अटैक के साथ मैं इसके रिब्स को तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एमसी अपना किक को पीछे मुड़ा लेता है, जिसकी वजह से वो तीसरे बंदे को भी एक जोरदार किक मारता है। और ये देखकर तीसरा बंदा बोलता है, ये पहले से जानता था, ये बिना देखे ही मेरी पोजीशन को कैसे जान गया, ये इतना स्ट्रांग कब बन गया है। फिर हम देखते हैं कि तीसरा बंदा डरते हुए बोलता है, प्लीज हमें छोड़ दो, हम तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। वो तो लीनियो था जो हमें डेप्ट को कलेक्ट करने के लिए भेजा था। फिर एमसी बोलता है, लीनियो, तुम उसे जाकर बता दो कि मैं इसके डेप्ट को चुका दूंगा, तो मुझे परेशान करना बंद करे। और हाँ, इन दोनों बंदे को भी साथ में ले जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा उन दोनों बंदे को कंधे पे उठाकर ले जा रहा होता है। फिर एमसी बोलता है, बॉस क्या आप मुझे देख रहे हो ना? फिर इविल गॉड एक पोर्टल से निकलते हुए बोलता है, तुम तो मेरे प्रेजेंस को भी सेंस कर लेते हो, तुम तो बहुत ही शार्प हो। फिर एमसी बताता है कि अभी अभी मैंने एक स्ट्रेंज पावर अपने अंदर फील की, तो मैंने फिगर आउट कर लिया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। फिर इविल गॉड बोलता है, दैट्स राइट, अगर मैं तुम्हें पावर नहीं देता तो तुम अभी उन तीनों के हाथ मारे जाते, तुम्हें मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए था। तभी एमसी बहुत ही खुशी में बोलता है, मैं जानता था बॉस, आप मेरे लिए बहुत ही लकी हो, अगर ऐसे ही आप मुझे पावर देते रहोगे तो मैं यहाँ पे किसी से भी नहीं डरूंगा। तभी इविल गॉड गुस्से में बोलता है, कैसे सपने देख रहे हो, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही पावर देते नहीं रहूंगा, तुम तो बस लकी थे कि मैंने तुम्हें पावर दे दिया। फिर एमसी बोलता है कि तुम्हारे लिए काम करने पर मेरा कोई फायदा नहीं होगा, अगर मैं स्ट्रॉन्गर रहूंगा तो मैं तुम्हारे सभी विशेष को इजियर पूरा कर दूंगा। फिर इविल गॉड बोलता है, डोंट वरी, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें हेल्पफुल रिवॉर्ड देते रहूंगा, लेकिन तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें फिर से पावर दूंगा, तो वो तो तुम भूल जाओ, चाहे वो तुम्हारे मरने की इच्छा क्यों ना हो। फिर एमसी बोलता है, फाइन। फिर इविल गॉड मन में सोचता है कि ये बच्चा तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा निकला, इसने बस मेरी पावर ही नहीं ली, इसने मेरी सोच से भी ज्यादा मेरी पावर को अच्छा कंट्रोल किया। तभी एमसी बोलता है, तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा दूसरा विश क्या है? फिर इविल गॉड बोलता है, मैंने अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं। फिर एमसी बोलता है, तुमने कहा तो था सेकेंड विश, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे सभी विशेष को धीरे धीरे पूरा कर दूं। फिर इविल गॉड बोलता है, डोंट वरी, मेरे पास बहुत ही सारे विशेष है, लेकिन जब राइट टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर एमसी इविल गॉड से पूछता है, तब तक मैं यहाँ पे क्या करूँ? फिर इविल गॉड बोलता है, जो तुम करना चाहते हो वो करो। फिर एमसी मन सोचता है, मैं इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मुझे इस वर्ल्ड के बारे में सभी चीजें फिगर आउट करनी होगी। आई होप कि बॉस कोई विश सोच ले जिससे मुझे इस दुनिया में कुछ डायरेक्शंस पता चले। फिर एमसी इस बॉडी के ऑनर का मोबाइल को देखते हुए बोलता है, तो चलो तब तक मैं इस बंदे के फोन में देख लेता हूँ, अगर मुझे इस बंदे के शरीर में रहना है तो मुझे इस शरीर के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए। फिर एमसी मन सोचता है कि इस बंदे के मोबाइल में तो सिर्फ डेप्ट या फिर ऑनलाइन परचेज जैसे सप्लीमेंट्स के मैसेज है, इसमें तो कोई भी सिंगल मैसेज इसके फैमिली के बारे में नहीं है। तभी हमें उस बंदे के फोन पे बिग सिस्टर का मैसेज आता है और वो बोलती है कि मॉम जो है वो कोमा में चली गई है और वो हॉस्पिटलाइज हो गई है, तो जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। फिर हमें टियानलैंड हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और एमसी वहां पर पहुंच गया होता है। फिर एमसी अपने सिस्टर को देखता है जो मॉम के ठीक सामने बैठी हुई होती है और मन में सोचता है, ये एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन सोचू तो कोई भी आदमी पागल हो जाएगा अगर तुम इतने इम्पोर्टेंट बात को इग्नोर कर दो, ये पक्का मेरी सिस्टर होगी और जो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुई है वो मेरी मॉम होगी। फिर एमसी मन में सोचता है, जो मेरे मेमोरीज में आया था उससे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर एमसी बोलता है, सिस आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, अब मॉम की हालत कैसी है? तभी हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, इस पर तुम्हारा एक्सक्यूजेस क्या है? क्या तुम ट्रेनिंग कर रहे थे या फिर बिजी थे गॉड को समनिंग करने में? और ये बात सुनकर एमसी स्पीचलेस हो जाता है। फिर बिग सिस्टर बोलती है कि मॉम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काम करती है जिससे तुम्हारा डेप्ट
क्लियर हो सके। और काम करते करते मॉम कोमा में चली गई। फिर वो रोते हुए बोलती है, तुम एक बार भी यहाँ पे क्यों नहीं आए मॉम को देखने के लिए? मॉम ने तुम्हें सब चीज दिया था। सिर्फ मॉम ने ही नहीं, हमारे सारी फैमिली ने तुम्हें सब चीज दिया था। इसकी वजह से मॉम आईसीयू भी अफोर्ड नहीं कर पाई। मॉम तो ऑलमोस्ट मर ही चुकी थी। क्या तुम इसके बारे में थोड़ा भी जानते थे? फिर सिस्टर शांत होते हुए बोलती है, आई एम सॉरी जियाओ चैन, मॉम और मैं थक गए। ये रखो, ये तुम्हारे 6 मंथ का लिविंग एक्सपेंसेस है और अब से मैं मॉम का ख्याल रख लूंगी। तुम्हारे और मॉम का कोई भी लेना देना नहीं है और जो तुम्हारा डेप्ट है वो तुम खुद से देख लो। अब से तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है। ये बात सुनकर एमसी सैड हो जाता है और बोलता है, सिस, इसका मतलब कि हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। तभी हमें इविल गॉड की आवाज आती है। वो बोलता है, मैं तुम्हारे एंजाइटी को फील कर सकता हूँ। वो जो औरत थी उसका शब्द सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ स्ट्रेंजर है और इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट भी नहीं है। फिर एमसी बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे कंफर्ट करो, मैं वैसे भी ठीक हूँ। वो बस मुझे एक पास्ट के बारे में याद आ गया था। मेरे पास्ट में भी मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकले। फिर इविल गॉड बोलता है, वॉट एवर, तुम बस मेरी विश को डिले मत करना। फिर एमसी बोलता है, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं वर्थ इट हूँ तो तुम मुझे स्ट्रांग होने में मदद करोगे और जब मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा जितना मैं चाहता हूँ तब मैं सभी चीजें ठीक कर दूंगा। फिर इविल गॉड हंसते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स किड, जब तुम अपना वर्थ प्रूव करोगे तब मैं तुम्हें पावर दे दूंगा। और ये बातें ध्यान रखना कि तुम मेरे लिए ऐसा करो कि तुम मेरे लिए वर्थ इट हो। फिर सिंह शिफ्ट होती है और हमें एक शाइनिंग नाइट क्लब को दिखाया जाता है। फिर हमें एक आवाज आती है और वो बोलता है कि इस बार का प्रॉफिट बुरा नहीं है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाते जाओ। और हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है। फिर वो बोलता है कि और सबसे कांटेक्ट करो जिसने लोन लिया हुआ है और जल्दी से जल्दी रिकवरी कर लो। हायर अप्स इतना देर तक वेट नहीं करेंगे। फिर उसका वर्कर बोलता है, ऑलराइट बॉस, लेकिन एक बात और कहनी थी। हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एक एरिया में डेप्ट को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हुई है। हमारे 3 पीपल जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं और वो भी सिर्फ एक स्टूडेंट के द्वारा, कि मैं उसे फनिश कर दूंगा। लेकिन इस बार का सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है। जिन लोगों को हमने डेप्ट कलेक्ट करने के लिए भेजा था उनका ओरेकल या फिर लेवल 2 था या फिर लेवल 3, लेकिन जो स्टूडेंट ने इन सभी को इंजर्ड किया था वो सिर्फ लेवल 2 का था। फिर उसका बॉस बोलता है, कौन है वो स्टूडेंट? फिर वो बॉस एमसी का पिक्चर देखता है और मन में सोचता है कि हाउ एक लेवल 2 का किड लेवल 3 और लेवल 2 को सेम टाइम में हरा देगा। ओरेकल के वीकेस्ट लेवल 3 भी टॉप टीयर लेवल 2 को हराने का दम रखते हैं और लेवल के बीच गैप कोई भी स्किल से नहीं भरा जा सकता। मुझे लग रहा है कि इस किड की स्ट्रेंथ लाइकली लेवल 3 की होगी। फिर बॉस हंसते हुए बोलता है, ये स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा है, क्वाइट इंटरेस्टिंग, इस पे नजर रखना। ऐसे टैलेंट को हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते। फिर हमें एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एमसी एक्सरसाइज कर रहा होता है और हम एक ओल्ड गाय को देखते हैं जो एमसी को बोलता है, जीहो चान, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? फिर एमसी बोलता है, अंकल मॉर्निंग। फिर वो ओल्ड गाय बोलता है कि मुझे अभी अभी एक सप्लीमेंट का बैच मिला है और मैं तुम्हें सिर्फ 400 रुपए बॉटल में दे दूंगा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए जिससे तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगा? फिर एमसी बोलता है, सॉरी लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ घर में पड़े हैं, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं आपसे लेने आ जाऊंगा। फिर वो ओल्ड गाय बोलता है, ऑल राइट, जब भी आओगे मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। फिर ओल्ड गाय मन में सोचता है कि मुझे फील हो रहा है कि ये किड दिन पर दिन सुधरते जा रहा है। क्या इसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई? आजकल के यूथ सही में ग्रेट है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो भागते हुए मन में सोचता है कि हॉस्पिटल को लीव करने के बाद मैंने कुछ दिन तक इस बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन ली और इस बॉडी की वजह से मुझे इसकी कुछ मेमोरी भी मेरे साथ मर्ज हो गई। इसकी वजह से मुझे इस वर्ल्ड की कुछ नॉलेज हो गई है। इस वर्ल्ड में लोग रोज सप्लीमेंट्स लेते हैं पावर को बढ़ाने के लिए और वो सप्लीमेंट जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए इस बॉडी का ओनर इतने सारे डेब्ट में पड़ गया। ये हर रोज सप्लीमेंट्स को खाता था। फिर एमसी बोलता है,
इस दुनिया में लोएस्ट लेवल के ओरेकल्स भी नॉर्मल पीपल से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। जितनी जल्दी तुम मेडिसिन लोगे उतने तुम स्ट्रांग बनते जाओगे। तभी हम देखते हैं कि एमसी के पॉकेट से फोन रिंग होता है और एमसी बोलता है कि इस समय मुझे कौन कॉल कर रहा है। और जैसे ही एमसी फोन उठाता है उसे एक जोर की आवाज आती है और वो बोलता है, जुहो चांद, क्या तुम उठ गए? मैं तुम्हारा क्लास मॉनिटर बोल रहा हूँ, टीचर तुम्हें बुला रहे हैं, तो जल्दी से तुम क्लास में आ जाओ। और मैंने तुम्हें लास्ट नाइट कॉल भी की थी, क्या तुम भूले तो नहीं? फिर एनसी बोलता है कि मैं भूला नहीं हूँ, मैं अभी अभी उठा हूँ, तो मैं जल्दी स्कूल आ जाऊंगा। और मैंने सोचता है कि डैम, मैं तो लगभग भूल ही गया था। फिर हमें एमसी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है और स्कूल की टीचर ओरेकस के बारे में पढ़ा रही होती है और वो बोलती है कि अभी अभी हमने ओरेकस के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं कि ओरेकस जो है वो इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट करते हैं। फिर एमसी मैंने सोचता है ओरेकल ओरेकल का जो स्टेटस है वो डिटरमाइन होता है स्ट्रेंथ से। अगर तुम लेवल ई के हो तो तुम्हारा ओरेकल 1 से 6 रहेगा। अगर तुम लेवल डी के हो तो तुम्हारा ओरेकल 1 से 8 रहेगा। और ऐसे ही लेवल ए तक 1 से 14 तक ओरेकल रहेगा और उससे भी ऊपर होता है एस लेवल। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग एस लेवल पे पहुंच जाते हैं वो प्रैक्टिकली एक गॉड के मुकाबले होते हैं। और पावर ओरेकल को मैच करने के लिए वर्ल्ड जो है वो 5 लेवल में बट गई है। फिफ्थ लेवल पर है ऑर्डिनरी पीपल और ई लेवल पीपल, जो सबसे बॉटम में रिप्रेजेंट करते हैं। और लेवल 4 के लिए डी लेवल रिक्वायर होता है और मैं करेंटली लोएस्ट ई लेवल पे हूँ। ऐसा लग रहा है अभी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे फिगर आउट करना होगा कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकूं। तभी हम देखते हैं कि कोई एमसी के कान पर एक छोटा सा चीज फेंकता है और हमें दिखाया जाता है दो बंदे को जो एमसी को परेशान कर रहे होते हैं। और उसमें से एक बंदा बोलता है डायरेक्ट हिट, फिर दूसरा बंदा बोलता है लुक, ये हमें कैसा देख रहा है। फिर पहला बंदा बोलता है तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम अपने आप को ग्रेट समझ रहे हो क्योंकि तुमने रिटन टेस्ट में हाई रैंक ला दी। फिर दूसरा बंदा बोलता है तुम दोनों लेवल 1 पे हो, लेकिन मुझे पता है अगर तुम उसे एक पंच मारोगे तो वो वहीं पे निपट जाएगा। और हम देखते हैं कि एमसी मोने सोचता है कि ऐसे पीपल चाहे किसी वर्ल्ड में चले जाओ वो हर जगह होते हैं। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है, वो बोलती है ओ राइट, अभी हमारे ग्राउंड में फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट है, तो सभी अपने क्लोथ्स को चेंज करके प्लेग्राउंड में आ जाओ। फिर हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और एमसी मोने सोचता है ओरेकल डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है वो हमेशा फिजिकल एजुकेशन क्लास लेते हैं। इस स्कूल का मेथड जो है वो बहुत ही अच्छा है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा एमसी को बुला रहा होता है और अगल बगल के दो बंदे बोलते हैं हे वहाँ देखो, मुझे लग रहा है कि वहाँ फाइट होने वाली है। फिर दूसरा बंदा बोलता है ये दोनों फिर से लड़ेंगे, मतलब क्या ये दोनों इतना लड़कर कभी थकते नहीं है? ये लोग मंथ में बहुत बार ऐसे ही लड़ते हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता है बात करना बंद करो नहीं तो वो लोग तुम्हें भी मारेंगे। फिर हमें उस बुली को दिखाया जाता है जो बोलता है जोहो चान, तुमने हमें क्लास में ऐसे देखने की जरूरत कैसे की और इतने दिन से तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? क्या तुम में बहुत घमंड आ चुका है? तुम्हें किस बात का घमंड है? इस बात का कि तुमने रिटन टेस्ट में हाई स्कोर कर लिया? और क्या तुम स्ट्रेंथ में मेरे बराबर बनना चाहते हो? और वैसे भी ओरेकल लेवल में स्ट्रेंथ पहले आता है, रिटन टेस्ट नहीं। और स्ट्रेंथ में तुम सिर्फ एक लेवल 1 के ट्रैश हो। फिर एमसी बोलता है इस लॉजिक से तो तुम भी एक लेवल 1 के ट्रैश ही हुए। और ये बात सुनकर वो बुली बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमने अभी अभी क्या बोला? और वो एमसी को पंच मारने वाला होता है और बोलता है यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारा आज मुंह तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एमसी उस पंच को रोक लेता है और उस बंदे को बोलता है क्या तुम्हारा बात खत्म हुआ? फिर वो बोली मैंने सोचता है ये क्या हो रहा है, मैं इससे अपना हाथ क्यों नहीं छुड़ा पा रहा हूँ? और क्या ये लड़का हमेशा से इतना टॉल था? फिर एमसी गुस्से में बोलता है तुमने अभी अभी कहा ना कि स्ट्रेंथ जो है वो सब कुछ है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ के मुकाबले में मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ। फिर वो बंदा डरते हुए बोलता है नहीं नहीं रुको। तभी एमसी को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सेंस होती है और मन सोचता है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब कहाँ से आ रही है। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बोलता है कितनी बुरी बात है, तुम्हें किसने परमिशन दिया
कि क्लास के बीच में ट्रैवल करने का। फिर हमें बताया जाता है कि वो इस फिजिकल एजुकेशन का टीचर है जिसका नाम टियान है और वो डी लेवल पर है, 5th स्टेज में। टीचर बोलता है, जूहू चांद, तुम अभी अभी स्कूल लीव से आए हो और तुमने स्कूल में ट्रेवल करना शुरू भी कर दिया। फिर एमसी बोलता है, नो टीचर, हम तो बस फ्रेंडली डिस्कशन कर रहे थे। फिर एमसी उस बुली का हाथ छोड़ देता है। फिर टीचर जाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे दी है, अगर तुम अगली बार करते हुए दिखे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और टीचर सभी स्टूडेंट को गैदर करता है, फिर बताता है कि 3 मंथ में तुम्हारा ग्रेजुएशन असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट चीज भी है और वो है एक्सचेंज कंपटीशन। अगर तुम उसमें भाग लोगे और अच्छा रिजल्ट करोगे तो तुम सिर्फ स्कूल को गर्व नहीं दिलाओगे, साथ ही साथ तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। और सभी को अच्छा रिजल्ट मिले इसलिए मैंने स्पेशली एक सप्लीमेंट को प्रिपेयर किया है और वो सिर्फ 6000 युआन का है और तुम इतने दाम में अच्छे रिजल्ट को भी ले आओगे। फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग पुलअप्स करना स्टार्ट करते हैं और एक स्टूडेंट 24 में ही थक जाता है। फिर दूसरा स्टूडेंट 50 पुलअप्स करता है और एमसी बगल में खड़े हुए मन सोचता है, क्या ये एक ओरेकल टेस्ट है, इसमें तो कुछ स्पेशल नहीं है। फिर हमें पीछे से आवाज आती है और वो बोलती है, जुहो चांद, क्या तुम सही हो? और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक टीम लीडर रहती है और बोलती है, तुमने सडनली से इतने दिन का मुझसे छुट्टी मांग ली, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। फिर वो लड़की शर्माते हुए बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, मैं तो बस क्यूरियस थी कि तुमने मुझसे इतने दिन की छुट्टी क्यों मांगी। एमसी बोलता है, मैं ठीक हूँ, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। लड़की आगे बोलती है, क्या तुम टीचर का सप्लीमेंट नहीं खरीदोगे? एमसी बोलता है, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर एमसी मन में सोचता है कि क्या सभी लोग इतने एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स को खरीदेंगे? इसका मतलब है कि सभी स्टूडेंट में मैं ही सिर्फ एक गरीब हूँ। फिर वो लड़की उस सप्लीमेंट को पीती हुई बोलती है, अगर तुम इस सप्लीमेंट को नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा टेस्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो रहता है लियो टियान। फिर लड़की का बारी आ जाता है और वो बोलती है, जूहू चांद, मैं पहले जा रही हूँ। फिर एमसी बोलता है, गुड लक। फिर वो लड़की पुलअप्स करती है और टीचर मुझे सोचता है, इसने अभी तक 25 पुलअप्स किए लेकिन इसने मेरे 2 बोटल सप्लीमेंट्स लिए, तो इसे मैं 35 नंबर देकर पास कर देता हूँ। फिर एमसी मुझे सोचता है, नो वंडर, ये सप्लीमेंट्स बहुत ही ज्यादा महंगे हैं लेकिन सभी स्टूडेंट जो है वो इसे खरीद रहे हैं। आफ्टर ऑल ग्रेजुएशन में अच्छे रैंक लाना ये सभी की इच्छा होती है, लेकिन मुझे इस सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है मेरे करंट स्टैंड के साथ, प्लस मेरे पास पैसे भी नहीं है। फिर लास्ट जुहो चांद की बारी आती है और एम पुलअप्स करने चला जाता है और टीचर मुझे सोचता है, ये बच्चा क्या सोच रहा है, ये बिना किसी सप्लीमेंट के इस टेस्ट को पास कर लेगा। इस बच्चे में कॉन्फिडेंट तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बच्चे को नहीं पता कि मैं इसके मार्क्स को डिडक्ट कर लूंगा और इसे इस टेस्ट में फेल कर दूंगा। फिर एमसी मैंने सोचता है, पुलअप बार और रिस्ट बैंड, ये टेस्ट तो बहुत ही ऑर्डिनरी दिख रहा है लेकिन ओरेकल टेस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे ये टेस्ट देना होगा। फिर एमसी पुलअप्स करना स्टार्ट कर देता है। तभी एमसी को कुछ फील होता है और एमसी बोलता है कि मेरी बॉडी सडनली इतनी हैवियर कैसे हो गई, जितना मैं ट्राई करता हूँ उतनी मेरी बॉडी हैवियर होते जा रही है। फिर एमसी अपने रिस्ट बैंड के क्रिस्टल को देखते हुए बोलता है, क्या ये इस क्रिस्टल की वजह से है? ये ओरेकल टेस्ट तो जैसा दिखता है उतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ इसे अडेप्ट करना बहुत ही आसान बात होगा। फिर एमसी पुलअप्स करना स्टार्ट कर देता है और ऐसे ही वेट बढ़ते रहता है, 50, 80, 100। और एमसी में सोचता है, ये मेरे लिए रियल अपॉर्चुनिटी है देखने का कि मेरा लिमिट्स कितना है। तभी बगल के स्टूडेंट बोलते हैं, ये पुराना वाला जुगू चान है, ये इतने अच्छे से टेस्ट कैसे दे पा रहा है, ये तो पहले 30 भी नहीं कर पाता था और अब ये 100 पुलअप्स कर देता है एक ही बार में, ये तो लगभग लेवल 2 का होगा। तभी जुगो चांद का पुलअप्स खत्म होता है। फिर सभी लोग जुगो चांद का तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं, जुगो चांद, तुम तो बहुत ही औसम हो, इस रिजल्ट के साथ तो तुम इलाइट क्लास में भी जा सकते हो। तुमने इतने जल्दी लेवल 2 को कैसे पहुंच गए? तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है? कौन सा सप्लीमेंट्स यूज करते हो? हमें भी रिकमेंड करो। और ऐसे ही सभी लोग एमसी के अगल बगल एमसी से सवाल पूछने लगते हैं और टीचर मन में सोचता है
कि ये किड का फिजिक्स सडनली इतना अच्छा कैसे हो गया। क्या ये वो महंगे सप्लीमेंट को यूज करता है, लेकिन वो महंगा सप्लीमेंट कोई भी ऑर्डिनरी पीपल अफोर्ड नहीं कर पाएगा। क्या ये सही में लेवल 2 पे पहुंच चुका है कुछ ही दिन में? इससे तो स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि मेरे सप्लीमेंट के बिना भी वो लोग लेवल 2 पर जा सकते हैं। फिर टीचर हंसते हुए बोलते हैं कि तुम लेवल 2 पे पहुंच गए तो अपने आप को ग्रेट समझ रहे हो। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा मेरे इनकम सोर्स को कट ऑफ करने का। तभी हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और हमें एक आवाज आती है और वो बोलता है, तुम क्या कर रहे हो कि लेवल 2 के लिए टेस्ट जो है वो कैंसिल हो चुका है। तुम जानते भी हो हमारे लिए लेवल 3 के स्टूडेंट को निकालने के लिए कितना पैसा और रिसोर्स लगता है। और हम देखते हैं प्रिंसिपल को जो फोन पे बात कर रहा होता है। फिर फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी डिफिकल्टीज को, लेकिन गवर्नमेंट को अर्जेंटली ओरेकल्स की जरूरत है और हम लोग हायर अप्स की बातों को टाल नहीं सकते। तभी प्रिंसिपल गुस्से में उस फोन को काट देता है और बोलता है, इलाइट क्लास के स्टूडेंट के लिए तो हमें मैसिव सप्लाई और इक्विपमेंट की जरूरत है और इसके लिए हमें बहुत सारी फंडिंग को मेंटेन करना होगा और हमारे स्कूल जो है वो बेयरली ही लेवल 2 के स्टूडेंट को निकाल पाता है। फिर प्रिंसिपल ब्लैक स्टूडेंट को देखते हुए बोलता है, सीनियर अब मैं क्या करूं? क्या ये मेरा डाउनफॉल है? क्या मेरी स्कूल डूब जाएगी? तभी बगल से फिजिकल एजुकेशन का टीचर बोलता है, प्रिंसिपल मैं हूँ टियान। और प्रिंसिपल बोलता है, कम इन। फिर वो टीचर बोलता है, ये हमारे स्टूडेंट का स्कोर है और इस बार का स्कोर बहुत ही अच्छा है। मुझे विश्वास है कि इस बार के स्टूडेंट पक्का आउटस्टैंडिंग और एकस बनेंगे फ्यूचर में। फिर प्रिंसिपल मन में सोचता है, इसने कहा कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी भी वो लेवल 1 पर है। फिर टीचर बोलता है, लेकिन एक पर्सन जो है वो मुझे नहीं लगता कि ओरेकल के लिए सुइटेबल है। फिर प्रिंसिपल पूछता है, कौन? और टीचर बताता है, जोहू चान। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें इविल बुक को दिखाया जाता है जो एमसी से पूछता है, तुमने क्या किया कि प्रिंसिपल तुम्हें बुला रहे हैं? और एमसी बोलता है, मुझे क्या पता होगा, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि मैंने कुछ किया है। और एमसी मुझे सोचता है कि मैंने सुना कि प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो मुझे बात करने के लिए बुला रहे हैं। आई होप कुछ बुरा ना हो। तभी हम देखते हैं कि एमसी जैसे ही उस डोर लॉक को खोलता है, उस डोर लॉक पे आग लग जाती है और एमसी बोलता है, ये क्या है? फिर इविल कोड बताता है कि आखिरकार ये रिपेयर हो गया। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब चाहूँ तुमसे विश मांग सकता हूँ और मेरी विश ये है कि कुछ ही दूर में एक सामान है जो मुझे चाहिए। फिर एमसी पूछता है, क्या ये मिशन मुझे अभी करना होगा? और इविल कोड बताता है कि अगर तुम ये मिशन नहीं करोगे तो तुम फिर से जल जाओगे, तो आराम से मेरा विश को कंप्लीट करो। फिर एमसी बोलता है, प्रिंसिपल क्या आप मुझे बुला रहे थे? और प्रिंसिपल बोलता है, जो चांद क्या ये बात सही है? तुम्हारा फिजिकल फिटनेस लेवल 2 के बराबर है, लेकिन तुम हमेशा क्लास को स्किप करते हो और टीचर से बहस करते हो और ऊपर से अपने क्लासमेट से फाइट भी करते हो। मुझे पता है कि यंग पीपल का जो खून होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है, बट ये सब मैटर नहीं करता। और ओरेकल बनने के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है मनी। तो इसलिए तुम ओरेकल बनने के लिए गिव अप कर दो। और ये सुनकर एमसी घबरा जाता है और बोलता है कि आप कह रहे हैं कि मैं इसके लिए सुटेबल नहीं हूँ और मैं इस चीज को ड्रॉप आउट कर दूं। प्रिंसिपल बोलता है, दैट्स राइट। तुम्हें पता है ओरेकल बनने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे की जरूरत है और तुम्हारे फैमिली सिचुएशन को देख के लग रहा है कि तुम अगर पूरे पैसे भी मिला दो तो तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी इसे छोड़ दो। और प्रिंसिपल मुझे सोचता है कि इसके फिजिकल टेस्ट को देख के लग रहा है कि ये जल्दी ही स्पेशल क्लास में चला जाएगा, लेकिन इस जैसे मीडियोकर स्टूडेंट को स्पेशल क्लास में रखने से अच्छा तो मैं किसी वैल्यूएबल स्टूडेंट को रखूं और मुझे जल्दी से जल्दी एक्सचेंज कंपटीशन के लिए लेवल 3 के स्टूडेंट को लाना होगा। फिर प्रिंसिपल एमसी को बोलता है, अगर तुम एग्री हो तो मैं तुम्हें सारे पैसे रिफंड कर दूंगा आज और तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं इविल गॉड को, इसकी नजर एक चीज पे पड़ती है और वो रहता है ब्लैक स्टोन। और वो एमसी को बोलता है, किड मैंने ढूंढ लिया, मुझे क्या चाहिए? मुझे वो ब्लैक स्टोन चाहिए। और एमसी इविल गॉड को बोलता है, तुम देख नहीं रहे हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों नहीं खुद ले लेते? फिर इविल गॉड बोलता है कि अगर मुझे करने का रहता तो मैं कब का कर लेता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो चीज तुम्हें बिलोंग करेगी वही चीज मैं ले सकता हूँ। नो मैटर व्हाट, तुम मुझे वो चीज ला कर दो। फिर एमसी मन में सोचता है, ये मेरे लिए परेशानी की बात है, मुझे जल्दी से जल्दी
मिडल सिटी जाना होगा, जिससे मैं डेप्ट को रिपे कर सकूं। तो वहां जाने के लिए मुझे एटलीस्ट डी लेवल चाहिए और उसके साथ साथ मुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, और यही एक हाई स्कूल है जो मुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दे सकता है। लेकिन मेरे बॉस को तो ये ब्लैक स्टोन भी चाहिए, इससे मैं पक्का एक्सपेल्ड भी हो सकता हूँ। फिर एमसी बोलता है कि काम डाउन, ये तुम्हारा अंत नहीं है। फिर एमसी बोलता है कि प्रिंसिपल को लेवल 2 के बदले लेवल 3 का स्टूडेंट चाहिए, और वो उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। मुझे अब प्रिंसिपल के सामने ये साबित करना होगा कि मैं लेवल 3 का हूँ। फिर एमसी बॉस को कहता है, बॉस तुमने कहा था ना विश कंप्लीट करने पे तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे, तो मैंने डिसाइड कर लिया है। मुझे तुम विश कंप्लीट होने से पहले ही वो रिवॉर्ड दे दो, और वो रिवॉर्ड है। अभी इविल गॉड घबराते हुए बोलता है, ये मत कहना कि तुम्हें, और एमसी बहुत ही कूल अंदाज में कहता है, दैट्स राइट, मुझे तुम्हारी पावर चाहिए कुछ देरों के लिए। फिर इविल गॉड बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम तो बहुत ही लकी थे कि तुम पहले एक्सप्लोड नहीं हुए मेरे पावर की वजह से। फिर एमसी बोलता है कि मैं यहाँ पे एक्सपेल्ड होना अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर मैं एक्सपेल्ड हो जाऊंगा तो मुझे मिरर सिटी में पहुंचने के लिए बहुत ही टाइम लग जाएगा, और इसकी वजह से तुम्हारा विश भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बॉस बस आप मुझ पर ट्रस्ट करो। ये सुनकर इविल गॉड पूरी तरीके से घबरा जाता है और बोलता है, अब जो भी होगा ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि एमसी को रिवॉर्ड के तौर पे कुछ पावर मिल रही है, और एमसी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर प्रिंसिपल बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? फिर एमसी बोलता है, प्रिंसिपल मेरी लेवल आप फिर से चेक करें और मुझे फिर से एक बार टेस्ट देने दे, और तब डिसाइड करें कि मैं यहाँ से जाऊं या रुकूं। ये मेरी फाइनल अपील है। फिर प्रिंसिपल बोलता है, बस तुम मुझसे शेक हैंड करो और मैं उससे पहचान लूंगा तुम्हारी पावर को। और प्रिंसिपल मैंने सोचता है कि लेवल 2 तो बहुत ही कम है, और एमसी मैंने सोचता है कि ये मेरे लिए आखिरी चांस है। मैं जितना हो सके उतना आगे तक जाऊंगा, और जितना पावर हो सके उतना पावर को यूज करूंगा। और हम देखते हैं कि एमसी शेक हैंड करते हुए अपनी पावर को लगाने लगता है, और ये देखकर प्रिंसिपल शॉक हो जाता है, और एमसी अपना फुल पावर प्रिंसिपल के सामने यूज करने लगता है। और ये देखकर इविल गॉड मने सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तभी प्रिंसिपल एमसी का हाथ घबरा के छोड़ देता है और बोलता है कि अचानक से इसकी लेवल कैसे बढ़ गई। मुझे इसे देख के लग रहा है कि इसका लेवल 4 हो सकता है। और एमसी बोलता है, प्रिंसिपल क्या हुआ? और प्रिंसिपल पूरा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, प्लीज हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करो आने वाले एक्सचेंज कंपटीशन में। और ये सुनकर एमसी का रिएक्शन अलग हो जाता है। और फिर एमसी बोलता है, तो प्रिंसिपल आप चाहते हो कि मैं डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंपटीशन में लेवल 4 के ग्रुप के साथ भाग लूं? और प्रिंसिपल बोलता है, एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि तुम लेवल 4 के ग्रुप के साथ भाग लो, जिससे हमारे स्कूल को बहुत ही गर्व होगी। हमारा स्कूल हमेशा बॉटम रैंक में आता है हर साल, और अगर ऐसे ही हम लोग रिजल्ट नहीं लाएंगे तो मिनिस्टर भी हमारी फंडिंग को रोक देगा। तो हमें सिर्फ वैल्यूएबल स्टूडेंट पे रिसोर्स खर्च करना चाहिए। और मैंने तुम्हें थोड़ा सा गलत समझ लिया था, आई होप तुम्हें बुरा ना लगे। फिर एमसी बोलता है, इट्स फाइन प्रिंसिपल, मैं समझ सकता हूँ। फिर प्रिंसिपल बोलता है, मुझे सुन के अच्छा लगा। और एमसी को आगे बोलता है कि तुम्हें स्पेशल क्लास में ट्रांसफर करने के बाद तुम्हें वीकली सप्लाई मिल जाएगी। तुम्हें सुन के अच्छा तो लगा ना? और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम हमें खोल के बता सकते हो, और तो स्कूल तुम्हें दिलाने की कोशिश करेगी। चंद तुम एज ए स्टूडेंट कहीं पर भी अच्छा कमाल कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करो एक्सचेंज कंपटीशन में, और तुम्हारा डिसीजन ही इस स्कूल को डिटरमाइन करेगा कि ये सरवाइव करेगी या फिर डूब जाएगी। और एमसी मुझे सोचता है कि ये ऑफर प्रिंसिपल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर एमसी प्रिंसिपल को बोलता है, प्रिंसिपल क्या मुझे वो ब्लैक क्रिस्टल मिल सकता है, वो जो कैबिनेट में पड़ा हुआ है? फिर प्रिंसिपल बोलता है, यू मीन ब्लैक स्टार क्रिस्टल? उसे एक स्पेशल स्टार क्रिस्टल ने क्राफ्ट किया था, और फॉर्मर प्रिंसिपल ने ये इस मिडिल स्कूल के लिए लाया था। ये हमारे लिए जरूरत की तो बात नहीं है, लेकिन ये ब्लैक स्टोन हमारे स्कूल को सिंबलाइज करता है। लेकिन ये स्कूल ही चला जाएगा तो ये इस स्पिरिट की क्या जरूरत? अगर तुम इस स्कूल को बचा लोगे तो ये ब्लैक स्टोन देना जस्टिफाई होगा। फिर एमसी बोलता है, डोंट वरी प्रिंसिपल, मैं अपना बेस्ट करूंगा एक्सचेंज कंपटीशन में। फिर प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है जो चांद, अब सही बातें सेटल हो गई। फिर प्रिंसिपल आगे पूछता है, ये तुम्हें जल्दी हो जाएगी, मगर मैं तुम्हारे लिए क्यूरियस हूँ कि तुम इतने जल्दी जल्दी लेवल को रेज कैसे कर रहे हो? फिर एमसी बोलता है,
मैं बस ट्रेनिंग करता हूँ अपनी पावर को छुपाने के लिए, और ये एक सॉर्ट ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक है। फिर प्रिंसिपल बोलता है, ये बात सेंस बना रही है, मैं समझ गया। तो प्रिंसिपल मन में सोचता है कि अपने लेवल को छुपाना एक टेक्निक है, फाइटर लोग करते हैं ओपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए। और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की आंखों में आंसू आ रहा होता है और बोलता है, मुझे पता नहीं था कि हमारे स्कूल में ऐसा यंग बच्चा भी है। और प्रिंसिपल आगे बोलता है, डोंट वरी, ये बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और मुझे देख के अच्छा लगा कि फ्यूचर जो है वो एक सेफ हैंड में है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल को बोलती है, आप मुझे देखना चाहते थे ना। फिर प्रिंसिपल बोलता है, जूहू चांद को स्पेशल क्लास में जल्दी से जल्दी ले जाओ और इसे सप्लीमेंट्स भी दे देना जैसा मैंने तुम्हें कहा था। फिर वो लड़की बोलती है, यस जूहू चांद, चलो मेरे साथ चलो, कि इंटायर सेकेंड फ्लोर जो है वो स्पेशल क्लास है, आओ मेरे साथ और रजिस्टर कर लो। फिर एमसी बोलता है, ओके थैंक यू टीचर। फिर टीचर बोलती है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? मैंने प्रिंसिपल को इतना खुश नहीं देखा था। फिर एमसी बोलता है, नहीं हम तो बस कुछ ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर को, जो भागते हुए एमसी के पास आते हैं और नाटक करते हुए बोलते हैं, जूहू चांद, मैंने ट्राई किया था प्रिंसिपल को समझाने के लिए, लेकिन आखिर तक मैं प्रिंसिपल का माइंड चेंज नहीं कर पाया। क्या हुआ? अगर तुम्हारा ग्रेड्स एवरेज है तो सभी स्टूडेंट्स को राइट्स है सीखने का। आई होप तुम्हारे ड्रॉप आउट के बाद तुम हार्ड वर्क करते रहो और जल्दी गिव अप ना करो। अभी टीचर बोलती है, ड्रॉप आउट? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? जूहू चांद तो अब स्पेशल क्लास में ट्रांसफर हो रहा है कल से, मैं तो बस इसका नाम रजिस्टर करने आई थी। और ये सुनकर वो टीचर पूरे सदमे में चला जाता है। फिर वो फीमेल टीचर बोलती है, और हाँ, आपको जो है वो प्रिंसिपल बुला रहे थे और वो बहुत ही गुस्से में दिख रहे थे। और टीचर में सोचता है, मैं तो अब गया। फिर हमें एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है और एमसी अपने बिस्तर में सोया हुआ होता है और बोलता है, मैंने प्रिंसिपल को तो कह दिया कि मैं लेवल 4 पे हूँ, लेकिन उस समय तो मैं बस बॉस की पावर को यूज कर रहा था। अब मैं 3 मंथ में लेवल 2 से लेवल 4 पे कैसे जा पाऊंगा? इवन रिच प्रोडिजी को भी टन्स ऑफ मनी चाहिए लेवल अप करने के लिए एक बार में, और मेरे जैसा पुअर गाय सिर्फ 3 मंथ में 2 लेवल अप कैसे कर लेगा? फिर एमसी बोलता है, बॉस क्या आपके पास कोई रास्ता है कि मैं एक बार में ज्यादा से ज्यादा लेवल अप कर सकूं? फिर इविल कोड बोलता है कि मैं कैसे बताऊं? अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तुम मेरा फिर से एक विश पूरा करो या फिर अपने आप को ब्लेम करो उस रिवॉर्ड को चुनने के लिए। एमसी बोलता है कि उस समय मेरे पास कोई चॉइस नहीं था और ये मेथड वैसे भी काम आ गई। फिर एमसी बोलता है, कोई ना, मैं वो एक्सपेल तो नहीं हुआ, और वैसे भी मुझे प्रिंसिपल कुछ सप्लीमेंट्स देंगे, लेकिन अभी मुझे इस पे फोकस करना चाहिए। और हम देखते हैं एमसी के मोबाइल पे एक मैसेज आता है रिपेमेंट ड्यू का, जो सिर्फ 5 दिन में उसे चुकाना होगा। और एमसी बोलता है, मुझे जल्दी फिगर आउट करना होगा कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी पैसे कमाऊं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं एमसी को, जिसका रिएक्शन बहुत ही वियर्ड रहता है, क्योंकि एमसी को इलाइट क्लास से बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन थी। और जब वो देखता है, वो बोलता है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये प्लेस तो किसी एवेंडन फैक्ट्री जैसी दिख रही है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है, हे जूहू चांद, राइट हियर। और हम देखते हैं कि वो बंदा एमसी को हाथ उठाकर बोलता है, यहाँ पे आओ, हमें इस तरफ चलना है। फिर वो बंदा बोलता है, बाय द वे, मैं हूँ इस इलाइट क्लास का हेड टीचर और तुम मुझे टीचर जैंग कह सकते हो। तभी एमसी मोने सोचता है कि मैंने सोचा था कि इलाइट क्लास का जो टीचर होगा वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टली तो बहुत ही अच्छा निकला। फिर एमसी उस टीचर को बोलता है, टीचर जैंग, आप बहुत ही काइंड हो, लेकिन आपने कहा कि आप सभी क्लास को अकेले संभालते हो, इसका मतलब है कि इलाइट क्लास में कोई भी टीचर नहीं है। फिर टीचर जैंग बोलता है, दैट्स राइट, हमारे इलाइट क्लास में सिर्फ 3 ही टीचर है, लेकिन मैं ही हूँ जो इस इलाइट क्लास को लीड करता हूँ, क्योंकि स्कूल हर साल बहुत ही कम से कम स्टूडेंट लाते जा रहा है इलाइट क्लास में, और बहुत ही कम ही स्टूडेंट के पास स्किल होता है इलाइट क्लास में आने के लिए, इसलिए हमने टीचर को हायर करना बंद कर दिया। फिर टीचर जैंग आगे बोलता है कि हम लोग क्लासेस और ट्रेनिंग के लिए इनर मोस्ट एरिया को यूज करते हैं। फिर एमसी मुझे सोचता है कि इस स्कूल की सिचुएशन तो बहुत ही खराब है। अब पता चला कि प्रिंसिपल इतना कुतावला क्यों हो रहा था मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए। फिर टीचर जैंग एक दरवाजा को खोलते हुए बोलते हैं, बट डोंट वरी, जैसा तुम्हें लग रहा है
वैसा ये इलाइट क्लास नहीं है। आई बिलीव कि तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। और फिर वो बोलता है, स्टूडेंट जुहो चान, वेलकम टू द इलाइट क्लास। फिर हमें उस इलाइट क्लास को दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस के लिए मशीन्स भी रहते हैं और वहाँ पर बॉक्सिंग के लिए इक्विपमेंट्स भी रहते हैं। फिर एमसी मुझे सोचता है, एज एक्सपेक्टेड इस इलाइट क्लास का एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है उस प्लेग्राउंड एरिया से। इसे प्रैक्टिकली हम लोग एक जिम भी कर सकते हैं और इसमें स्टूडेंट जो है वो बहुत ही इनर्जेटिक भी दिख रहे हैं। फिर एमसी बोलता है, हाउएवर लेकिन यहाँ की एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ी सी वियर्ड भी है। और हम देखते हैं कुछ बंदे एमसी की तरफ अलग नजर से देख रहे होते हैं। फिर टीचर जैंग बोलता है, स्टूडेंट प्लीज गैदर। अब मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा न्यू स्टूडेंट से। फिर टीचर जैंग बोलता है, ये है जोहो चैन और ये हमारी क्लास को ज्वाइन करेगा। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा लेट है लेकिन तुम्हें तो पता ही है इलाइट क्लास हमेशा फोकस करती है स्ट्रेंथ और एबिलिटी पे। और जबकि जूहू चांद ने इस क्लास को पार्टिसिपेट किया है इसका मतलब तुम्हें पता ही होगा कि इसके पास कुछ एबिलिटी तो होगी। मैं आशा करता हूँ कि कुछ ही दिन में जूहू चांद से घुल मिल जाओ। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो निकलते हुए बोलता है, स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता इसके पास होगा। जो बंदा कनेक्शन को यूज करके इस क्लास में ज्वाइन किया है मुझे नहीं लगता कि उसके पास स्ट्रेंथ होगा और वो स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। तभी टीचर जंग बोलता है, स्टूडेंट मा वेन हो तुम अपनी लैंग्वेज को सुधारो। स्टूडेंट जूहो चांद जो है वो प्रॉपर ट्रांसफर हुआ है इलाइट क्लास में इसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी को देखते हुए, तो ऐसे वियर्ड रूमर फैलाना बंद करो। फिर वेनहो बोलता है, हम देख लेंगे कि ये रूमर है या फिर सच। मैं जूहू चांद को फॉर्मली चैलेंज करना चाहता हूँ फाइट के लिए, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? और हम देखते हैं ये बात सुनकर अगल बगल के बंदे बात करने लगते हैं। वो बोलते हैं, एक फॉर्मल चैलेंज, इसे देखे तो बहुत ही महंगा हो चुका है। फिर दूसरा बंदा बोलता है, मैंने तो सुना है कि इसमें सभी बंदे अपना पूरा दम लगाकर खेलते हैं। फिर एक बंदा बोलता है कि माँ विन हो तो हमारे सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो क्या ये नेसेसरी था कि एक न्यू कमर को ऐसे बुली करना? तभी हमें बगल में दो बंदे को दिखाया जाता है, एक लड़का और एक लड़की को। लड़का बोलता है कि वहां पर इतना शोर क्यों हो रहा है? फिर लड़की बोलती है, ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू ट्रांसफर आया है और माँ बहन हो उसके साथ फाइट करने वाला है। फिर वो लड़का बोलता है, ट्रांसफर स्टूडेंट। फिर हमें टीचर जैंग को दिखाया जाता है जो बोलता है कि अगर फॉर्मल चैलेंज ओपोनेंट ने एग्री नहीं किया तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। जूहू चांद, क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? प्राइमसी बोलता है, ऑल राइट देन। अगर ये एक फ्रेंडली फाइट है जिसमें किसी का जान दाव पे नहीं लगा है तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और एमसी मुझे सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा टेस्ट करने के लिए कि मेरे और इनके में कितना गैप है, जिससे मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा एक्सचेंज कंपटीशन के लिए। तभी हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और प्रिंसिपल बोलता है, तुम कह रहे हो कि जूहू चांद एक फाइट करने वाला है? फिर टीचर जैंग बोलता है, अगर मैं अच्छे से कहूँ तो स्टूडेंट वेन्हो ने जूहू चांद को फॉर्मली चैलेंज किया है फाइट करने के लिए और स्टूडेंट जूहू चांद ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया और अब उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा है और दूसरे स्टूडेंट भी गैदर हो गए हैं और उन दोनों को चीयर कर रहे हैं। और हम देखते हैं प्रिंसिपल को जो मन में सोचता है, क्या जूहू चांद प्रैक्टिस कर रहा है उसके हिडन टेक्निक का जिससे वो अपना लेवल हाइड कर सके, और क्या वो उस ट्रेनिंग का रिजल्ट देखना चाहता है? ये इसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फिर प्रिंसिपल बोलता है, इस फाइट को होने दो, मैं इस चैलेंज को अप्रूव करता हूँ। फिर हमें टीचर जैंग को दिखाया जाता है जो बोलता है, सिंस जूहू चांद ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच लिया तो पहली बार मैं इस फाइट को रूल के मुताबिक करवाऊंगा। ऐसे रूल तो इस फॉर्मल चैलेंज का सेम रहेगा एक्सचेंज कंपटीशन जैसा, लेकिन जो वेन्यू रहेगी दो लोगों के लिए वो सिर्फ फ्रेंडली कंपटीशन है और स्टूडेंट जो लोग ऑडियंस बने हैं उन्हें अलाउ नहीं है इंटर करने का और हेल्प करने का, और अगर वो करेंगे तो वो लोग एक्सपेल्ड भी हो सकते हैं। और अगर बोथ पार्टीज का लेवल सेम रहेगा तभी ये कंपटीशन वैलिड कहलाएगा, नहीं तो ये चैलेंज को अलाउड नहीं किया जाएगा। फिर वो दोनों अपना लेवल चेक करते हैं और वेन्हो बोलता है कि वो भी सेकेंड ग्रेड ई लेवल का है। फिर टीचर जैंग बोलता है कि ये कंपटीशन फ्रेंडली फाइट है
तो कोई भी नाजुक बॉडी पार्ट पे अटैक नहीं करेगा और कोई भी लीथल मूव्स भी अलाउ नहीं है। और टीचर जंग आगे बोलता है कि कोई भी प्राइवेट रिवेंज भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो तुम दोनों सभी रूल समझ गए, तो चलो इस फाइट को स्टार्ट करो। और तभी हम देखते हैं कि वेनु एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है मैं इसे सरप्राइज कर दूंगा अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ। और वो एमसी का गला पकड़ने वाला होता है और बोलता है और मैं इस एक मूव के साथ, तभी एमसी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है एज एक्सपेक्टेड तुम बिगनिंग में ही रश कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वेनु दूसरा अटैक करने वाला होता है और बोलता है इसने मुझे ब्लॉक कर लिया। इस बंदे का रिएक्शन तो बहुत ही फास्ट है और हम देखते हैं कि वेनु जितना अटैक कर रहा होता है एमसी उस सभी अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर रहा होता है। फिर वेनु मन में सोचता है डैम इट, ये तो हर अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर रहा है, तो अब मुझे वो मूव करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वेनु एमसी के गले तर अपना किक मारता है और जैसे ही एमसी उसे डॉज करता है वेनु बोलता है तो तुम इसे भी डॉज करोगे। और तभी वो फाइटिंग टेक्निक के हुकिंग विंड किक को मारता है जिसकी वजह से एमसी को वो अटैक लग जाता है। और हम देखते हैं एमसी ने उस अटैक को अपने हाथ में खाया था और वेनु मन में सोचता है कि मेरी हुकिंग विंड अटैक जो है वो कोई भी डायरेक्शन में इंस्टेंट चेंज कर सकती है और अगर तुम उसे ब्लॉक भी करोगे तो उसका इम्पैक्ट भी तुम्हें ग्राउंड में नॉकआउट कर देगा। तभी हम देखते हैं एमसी को जो अपना एक हाथ ग्राउंड पे रखता है और वेनु के गले में एक जोरदार अटैक करता है और हम देखते हैं वेनु के मुंह से थूक निकल जाता है और बोलता है ये पॉसिबल कैसे है, इसका मतलब है ये भी फाइटिंग टेक्निक को जानता है। और फिर वो बोलता है जब तक ये मेरे फेस पे अटैक नहीं करेगा इसे हम लोग ओवर नहीं मानेंगे, मेरे पास अभी भी चांस है। और हम तभी देखते हैं कि एमसी वेनु के ठीक सामने अपना पंच रख देता है और बोलता है कि मैंने इसके फेस पर हिट कर दिया, इसका मतलब है कि मैं इस मैच को जीत गया। तभी टीचर जैंग बोलते हैं कि जूहू चान ऑफिशियली इस मैच को जीत गया है। फिर माँ वेन्यू बोलता है मैं हार गया और हम देखते हैं कि अगल बगल के बंदे बात करने लगते हैं नो वे, माँ वेन्यू ऐसे कैसे हार सकता है। फिर दूसरा बंदा बोलता है तुमने अभी अभी देखा ना उस बंदे ने माँ वेन्यू को कैसे हराया। फिर तीसरा बंदा बोलता है ये न्यू कमर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी एमसी मन सोचता है मैं सोचा नहीं था कि ये फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी और वो वेन्यू को बोलता है आई गेस अब तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। फिर टीचर जैंग मन सोचता है वेन्यू ने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी हार जाएगा। और जहां तक मुझे याद है कि जू चैन ने कभी भी फाइटिंग टेक्निक नहीं सीखी, लेकिन इसकी फिजिकल फिटनेस तो ऑन द स्पॉट है और इसका रिएक्शन टाइमिंग तो आउटस्टैंडिंग है। नो वंडर मुझे प्रिंसिपल ने क्यों कहा था इस पे स्पेशल अटेंशन देने के लिए। तभी हम देखते हैं कि बगल से प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो बोलते हैं वेल डन और एमसी बोलता है प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल बोलता है जूहू चान मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी हम देखते हैं कि पिंक वाल वाली लड़की बोलती है ए हे तुम देख रहे हो ट्रांसफर स्टूडेंट तो बहुत ही स्ट्रांग है। फिर वो बंदा बोलता है या हमने सही में एक स्ट्रांग बंदे को रिक्रूट कर लिया है। और वो लड़की बोलती है कि तुम फिर से स्टार्ट हो गए। तभी हमें प्रिंसिपल और एमसी का कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। फिर प्रिंसिपल एमसी से पूछता है तो तुम्हें कैसा लगा इलाइट क्लास। और एमसी बोलता है इट्स प्रीटी गुड, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट जो है वो बहुत ही उत्साही है। प्रिंसिपल बोलता है कि वो तो होंगे ही क्योंकि यहाँ पे पावरफुल ओरेकल्स है और वो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन तुम अब से ट्रेनिंग पे फोकस करो, जो भी तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बस मांग लेना, स्कूल तुम्हें हैप्पीली दे देगी। फिर एमसी में सोचता है प्रिंसिपल अब मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। फिर एमसी प्रिंसिपल से पूछता है कि प्रिंसिपल क्या आप जानते हो कि कम समय में ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाए। फिर प्रिंसिपल बोलता है पैसे, और वो एमसी के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुम्हें इस उम्र में पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बस ट्रेनिंग पे फोकस करनी चाहिए। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं कुछ पैसे दे दूंगा और अगर तुम ट्रेनिंग पे फोकस करोगे तो आने वाले फ्यूचर में तुम बहुत पैसे कमा पाओगे। फिर एमसी बोलता है नेवर माइंड, मैं तो बस पूछ रहा था। फिर एमसी अपना ट्रेनिंग करते हुए बोलता है कहाँ से मैं पैसे जल्दी से जल्दी कमा सकूं। अभी हम देखते हैं कि एमसी के बगल में एक बंदा आ जाता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं वही पीले बाल वाला बंदा होता है। कि ये कंपटीशन तो बहुत ही एक्साइटिंग थी, ये तो इतनी एक्साइटिंग थी कि प्रिंसिपल को पर्सनली तुमसे मिलने आना पड़ा, तुम एग्जैक्टली में हो कौन। फिर एमसी बोलता है तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि लड़की भी आ जाती है और बोलती है सिन,
तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए। फिर वो लड़की बोलती है, आई एम सॉरी, ये बचपन से ही ऐसा है, लेकिन ये किसी को हार्म नहीं करता। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है, मेरा नाम सुजिया है और इसका नाम सेंजिरायु है, और तुम यहाँ पे नए नए आए हो तो तुम हमें सीनियर भी कह सकते हो, और तुम हमसे कुछ भी पूछ सकते हो और हम तुम्हें उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। फिर एमसी बोलता है, ओ थैंक्स। तभी सेन बोलता है, तो अब से हम लोग एक टीम है और टीम के लीडर होने के मुताबिक मैं तुम्हारा अब से ध्यान रखूंगा। और एमसी मोने सोचता है, ये कितना स्ट्रेंज गाय है। फिर सेन बोलता है, जूहू चांद, तुम तो फर्स्ट फ्लोर से आए हो ना, तो तुमने फाइटिंग टेक्निक कहाँ से सीखी? फिर एमसी बोलता है, फाइटिंग टेक्निक, इसका मतलब क्या है? और हम देखते हैं ये बात सुनकर सेन शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम फाइटिंग टेक्निक के बारे में नहीं जानते, तो तुमने माँ बेनू को कैसे हरा दिया? फिर एमसी बोलता है, वो तो बस एक अनकॉन्शियस एक्शन था। फिर सेन बोलता है, वाओ, वो मूव तो बहुत ही ब्रूटल था। अगर माँ बेनू ये जान जाएगा तो वो बहुत ही पागल हो जाएगा। जब से उसने फाइटिंग टेक्निक सीखी है, वो सभी के सामने फ्लैक्स करता रहता है और सभी को दिखाता रहता है, और वो बंदा बहुत ही एरोगेंट है। फिर वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें बताती हूँ फाइटिंग टेक्निक के बारे में। फाइटिंग टेक्निक एक पावरफुल मूव है जो ओरेकल लोग मास्टर कर सकते हैं, स्क्रोल या फिर मेमोरी स्टोन के हेल्प से। पावर और इफेक्ट जो है वो डिपेंड करते हैं लेवल ऑफ मास्टरी पे। फिर वो लड़की आगे बोलती है, फाइटिंग टेक्निक बहुत ही टाइप के होते हैं और पावरफुल ओरेकल जो होते हैं वो फाइटिंग टेक्निक को अपने फाइटिंग स्टाइल के साथ मैच करके लड़ सकते हैं। फिर सिन बोलता है कि जो मूव माँ वेनू ने किया था वो एक डी लेवल फाइटिंग टेक्निक है और उसका नाम है हुकिंग विंड की। और एमसी मुने सोचता है, मैं उस किक को ब्लॉक नहीं कर पाया था, कि अगर मेरे पास फाइटिंग टेक्निक होगी तो मेरा बेटर चांस होगा एक्सचेंज कंपटीशन में जीतने का। फिर एमसी उस बंदे से पूछता है, क्या फाइटिंग टेक्निक बहुत ही रियर होती है? फिर सेन बोलता है, प्रीटी मच, फाइटिंग टेक्निक के भी लेवल्स होते हैं, जितने स्ट्रॉन्गर तुम होगे उतने रियरर तुम्हें फाइटिंग टेक्निक मिलेगी। स्कूल जो है वो सिर्फ सिंपल फाइटिंग टेक्निक सिखाती है, लेकिन अगर तुम्हें पावरफुल फाइटिंग टेक्निक सीखनी है तो तुम्हें उसे खरीदनी होगी। और अभी जो मार्केट में ऑर्डिनरी डीलर फाइटिंग के दाम है 5 लाख युआन। और एमसी में सोचता, 5 लाख युआन, इससे तुम्हें बहुत मंथ के लोन रिकवर कर पाऊंगा। फिर सेन बोलता है, बाय द वे मेरे पास भी फाइटिंग टेक्निक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो। फिर लड़की बोलती है, मैं भी। और हम देखते हैं कि एमसी मुझे सोचता है, 5 लाख युआन के पास फाइटिंग टेक्निक है, और मैंने तो सुना कि इलाइट क्लास की कोचिंग जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब ये पक्का रिच फैमिली के होंगे। और सिर्फ यही नहीं, इलाइट क्लास के सभी स्टूडेंट रिच फैमिली के होंगे। वेट, अगर ये लोग अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है तो इनसे मैं पूछ सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी पैसे कैसे कमाए जाए। फिर एमसी बोलता है कि अगर मुझे फाइटिंग टेक्निक को खरीदनी है और मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं जल्दी से जल्दी पैसे कैसे कमाऊं? तुम मुझे कोई मेथड बता सकते हो? मुझे कोई मेथड चलेगा। फिर सेन सोचने लगता है और बोलता है कि कोई भी मेथड, और तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं, अब तो सिर्फ एक ही प्लेस है, और वो है ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट, लैंड ऑफ मिरेकल्स। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर वो लड़की सेन के माथे पर एक मुक्का मारती है और बोलती है, सेन, तुम्हें ऐसे मिसलीड नहीं करना चाहिए, अगर टीचर सुन लेंगे तो पक्का तुम्हें डांटेंगे। फिर एमसी बोलता है, ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है? सन बोलता है, मैंने सुना था कि यहाँ पे सभी चीजें होती है, लेकिन स्कूल स्टूडेंट को आसपास भी घूमना अलाउ नहीं है। अगर एक बार भी वो वहाँ पे पाए गए तो इमिडिएटली वो फायर हो जाएंगे बिना किसी सवाल जवाब के। तब तो तुम्हें ये बात को जोक ही लेना चाहिए। फिर सेन बोलता है, वैसे तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है फाइटिंग टेक्निक को खरीदने के लिए? और एमसी बोलता है, अबाउट 3 लाख युआन। और ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, 3 लाख? हम देखते हैं कि सिन अपना बैंक अकाउंट चेक करने लगता है और बोलता है, 3 लाख बैलेंस तो मेरे पास भी नहीं है। और लड़की बोलती है, मेरे पास तो थोड़ी भी पैसे नहीं है। फिर एमसी मुझे सोचता है, ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट, मुझे इसे ट्राई करना चाहिए, मैं स्कूल के बाद पक्का जाऊंगा। तभी हमें एक सुनसान जगह को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एमसी ऑनलाइन ब्लैक वाटर रोड को सर्च कर रहा होता है और बोलता है, नेविगेशन तो मुझे ये दिखा रहा है कि ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट यहीं पे है, और ये मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, मैं व्हीकल से बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। तो अब से मैं स्कूल से घर जाऊंगा और अपने स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करूंगा, जिससे लोग मुझे स्कूल स्टूडेंट ना समझे। फिर एमसी बोलता है, बॉस, आप क्या सोचते हो, क्या अंदर चला जाए? तभी एमसी को कुछ जवाब नहीं आता
और एमसी बोलता है कि क्या वो बंदा अभी यहाँ पे नहीं है। फिर एमसी बोलता है कि ओरेकल्स के आउटर जोन जो है वो इतने भी हाई लेवल नहीं है, तो मैं खुद से संभाल सकता हूँ। जो मैंने बॉस से पावर ली थी लेवल 4 की, उससे मैं अगर डेंजर में पड़ूंगा तो मैं एस्केप भी कर सकता हूँ। फिर एमसी बोलता है लेकिन ये प्लेस तो मुझे एवेंडेड लग रही है, तो क्या लोग इसे ही लैंड ऑफ मिरेकल्स कहते हैं। तभी एमसी को फुट स्टेप का मार्क दिखता है और वो बोलता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फुट मार्क है, मतलब लोग यहीं से जाते हैं। तभी एमसी को एक दरवाजा दिखता है और वो बोलता है एक सीक्रेट पैसेज, इंटरेस्टिंग। और हम देखते हैं कि एमसी जैसे ही अंदर जा रहा होता है, उसके पीछे 2-3 बंदे रहते हैं और वो एमसी को घूर कर देख रहे होते हैं। तभी एमसी उसके अंदर आ जाता है और बोलता है तो ये है लैंड ऑफ मिरेकल, ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट। फिर एमसी मैंने सोचता है डर्टी स्ट्रीट, इलीगल ट्रांजैक्शन, नो वंडर सभी ने मुझे वार्न क्यों किया था यहाँ पे नहीं आने के लिए। और सभी लोग कहते हैं कि इस जगह के बारे में कोई किसी को ना बताए, ये जगह तो कम्प्लीटली लॉलेस है, मे बी मैं यहाँ पे बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। तभी एमसी बोलता है लेकिन उससे पहले, और एमसी पीछे मुड़ के बोलता है तुम लोग मुझे कितने देर से फॉलो कर रहे हो। और एक बंदा बोलता है तुम्हारा इंट्यूशन तो बैड नहीं है किड, मैं तुम्हें बस नॉकआउट करने का चांस ढूंढ रहा था जिससे मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। अब कि तुमने पहचान लिया है मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ इंजर्ड करके यहाँ से ले जाऊंगा। फिर एमसी बोलता है तुम मुझे क्यों नॉकआउट करना चाहते हो। फिर वो आदमी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हारे जैसा लोग यहाँ पे बहुत देखा है, तुम बहुत ही रिच होगे और यहाँ पे मजे करने आए होगे। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर एमसी का रिएक्शन बहुत ही वियर्ड रहता है और बोलता है ये कैसी स्टूपिडिटी है, मैं और अमीर। तभी वो आदमी एमसी के पास आ जाता है और बोलता है क्या तुम्हें मरने से डर लग रहा है, दैट्स गुड, मैं भी एक ओरेकल हूँ, तो तुम मुझसे यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। फिर एमसी बोलता है तुम तो बहुत ही रूड हो। तभी एमसी एक हाथ से ही उस बंदे को जमीन में पटक देता है और ये देख के वहां पे खड़े लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं बिग ब्रदर आपको क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अपना चाकू निकाल लेते हैं और उसमें से एक बंदा बोलता है इसने बिग ब्रदर पे उस समय हमला किया जब बिग ब्रदर ने अपना गार्ड डाउन कर लिया था। फिर दूसरा बंदा बोलता है तो चलो हम इसे दिखा देते हैं कि हमारे पास भी बहुत सारे फाइटिंग टेक्निक है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एमसी के पीछे से 2 बॉक्स आता है और उन दोनों के फेस पे लग जाता है और एमसी के फेस के सामने तभी एक बंदा आ जाता है और एमसी का हाथ पकड़ लेता है। और हम देखते हैं वो एक लड़की रहती है और वो बोलती है फॉलो मी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और इसी आगे की कहानी तो बहुत ही अच्छी है, तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिख देना पार्ट 2।